तो देखो, कोवैलेंटली नेटवर्क स्ट्रक्चर क्या रहेगा तुम्हारा, बताया था कोवैलेंटली बॉन्डेड एटम रहेंगे। आवाज मत करो, क्या रहेंगे, एटम ही रहेंगे। कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल कार्बन का हो सकता है, जैसे डायमंड में कार्बन रहेगा, ग्राफाइट में भी क्या रहेगा, कार्बन रहेगा। सिलिकॉन कार्बाइड में क्या रहेगा, सिलिकॉन और कार्बन के एटम रहेंगे। अपना बोरॉन नाइट्राइड में क्या रहेगा, बोरॉन और नाइट्रोजन के एटम रहेंगे। एग्जाम्पल दिए यहाँ पे है। डायमंड में क्या रहेगा, कार्बन, डायमंड में क्या रहेगा, कार्बन रहेगा। क्वार्टज मतलब क्या होता है, सिलिकॉन का ऑक्साइड। तो इसके अंदर क्या रहेगा, सिलिकॉन और ऑक्सीजन, ये ऐसे ऐसे बॉन्डेड रहते हैं। इधर ध्यान दो। ये ऐसे रहेंगे। देखो हमें तो पता है जनरली जो, कहाँ गया, हाँ ये है, सिलिकॉन है ना, सिलिकॉन है। देखो ये स्ट्रक्चर और इधर जाएगा, सिलिकॉन आएगा, इधर में जाएगा ऑक्सीजन आएगा। इधर में क्या आएगा, सिलिकॉन आएगा, यहाँ ऑक्सीजन आएगा, यहाँ पे ऑक्सीजन आएगा, सेम इधर में ऑक्सीजन आती आएगा, है कि नहीं स्ट्रक्चर। अब देखो इसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला SiO2 आने की का पीछे का रीजन क्या है, सिलिकॉन है, यही इतना सा पोर्शन क्या हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है इस स्ट्रक्चर के अंदर में। तो ये ऑक्सीजन आधा है, ये ऑक्सीजन आधा है, ये ऑक्सीजन आधा है और ये ऑक्सीजन भी क्या है, आधा है। तो टोटल कितना आ जाएगा, दो ऑक्सीजन आ जाएंगे और एक क्या आ जाएगा तुम्हारा, सिलिकॉन आ जाएगा। तो क्या रहेगा, SiO2, इसलिए इसका क्या आता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आता है। और इसमें सिलिकॉन का हाइब्रिडेशन क्या होता है, sp3 होता है। क्या होता है, sp3। ठीक है ना। ये मत सोच लेना कि भैया SiO2 तो ऐसा रहेगा, सिलिकॉन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, नहीं, ये ऐसा रहता है ओरिजिनल स्ट्रक्चर इसका। और इसमें सिलिकॉन का हाइब्रिडेशन क्या आता है, sp3 आता है। तो ये देखो ना, नेटवर्क स्ट्रक्चर है पूरा, एक कंटिन्यू इतना ही यूनिट क्या है तुम्हारा, बार 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 रिपीट हो रहा है। और जो तुम्हारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला रहेगा इस यूनिट सेल का, वही क्या रहेगा तुम्हारा, पूरे स्ट्रक्चर का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला रहेगा। तो ये इतना आ रहा है यूनिट सेल इसमें। तो ये क्या है, कोवैलेंटली बॉन्डेड नेटवर्क सॉलिड है। ठीक है। बोरॉन नाइट्रेट, बोरॉन नाइट्रेट क्या रहेगा, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला रहता है Bn। क्या रहता है, बोरॉन एंड नाइट्रोजन। तो इसमें क्या रहेगा, बोरॉन रहेगा तुम्हारा +3 में, नाइट्रोजन रहेगा -3 में। और कोरोंडम का मतलब क्या रहेगा, Al2O3। क्या रहता है, Al2O3, एल्यूमिनियम का ऑक्साइड। क्या है, एल्यूमिनियम का ऑक्साइड। तो ये सभी क्या रहेंगे, इसके एग्जाम्पल रहेंगे। ठीक है। अब देखो, डायमंड हीट कंडक्ट करता है क्या, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ग्राफाइट करता है क्या, ग्राफाइट करता है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। अब डायमंड नहीं कर रहा है, लेकिन ग्राफाइट कर पा रहा है, ऐसा क्यों। देखो ये पहले भी बताया था मैंने उधर, कार्बन के पास में क्या है, डायमंड के केस में, डायमंड में कार्बन ने क्या करा है, बराबर 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन आ रहे थे, चारों को चारों बॉन्डिंग में इस्तेमाल कर लिया, एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। लेकिन ग्राफाइट के केस में क्या है तुम्हारा, ये जो कार्बन रहता है इसका स्ट्रक्चर मैंने 11th में बना के दिखाया पूरा, 3 कार्बन से अटैच रहेगा। तो देखो कार्बन के पास में 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे, 4 में से भैया एक 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 3 इस्तेमाल कर लिया, एक इसके पास में बच गया है। तो सेम इसने भी वैसे इस्तेमाल करा है, सेम इसने भी वैसे इस्तेमाल करा, इसके पास में भी एक बच गया, इसके पास में भी एक, इसके पास में भी एक। और ये कहाँ बचा है, p ऑर्बिटल में बचा है। तो मैं आराम से बोल सकता हूँ एक इलेक्ट्रॉन तुम्हारा डीलोकलाइज कर सकता है, इस कारण से ये गुड कंडक्टर है किसका, हीट का भी और इलेक्ट्रिसिटी का भी। लेकिन डायमंड है क्या, नहीं, डायमंड का मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा आता है। और डायमंड क्या है, सबसे ज्यादा हार्डेस्ट मटेरियल है। इसमें एक और कंसेप्ट आता है, डैजलिंग बॉन्ड। क्या आता है, डैजलिंग बॉन्ड। वो डायमंड में तो नहीं आते, लेकिन जो सिलिकॉन के कोवैलेंटली बॉन्डेड नेटवर्क स्ट्रक्चर होते हैं वो आते हैं। डैजलिंग बॉन्ड का मतलब क्या होगा, एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, ये हाथ है ना, जैसे ये हाथ क्या है, सपोज बॉन्ड है, मैं एटम हूँ यहाँ से, इधर में एक बॉन्ड बनाया, इधर में। अब तुमने यहाँ से नहीं काटे, बिल्कुल यहाँ से काट दिए, तो ये भी आधे हो गए, ये भी, मतलब बॉन्ड क्या हो गए, आधे अधूरे बॉन्ड। किसी मॉलिक्यूल को काटने के बाद में जो आधे अधूरे बॉन्ड लटकते रहते हैं ना, उसे क्या बोलते हैं अपन, डैजलिंग बॉन्ड। क्या बोलते हैं, डैजलिंग बॉन्ड। तो वो कंसेप्ट आता है सिलिकॉन में, कार्बन के केस में नहीं आता, ना ही वो डायमंड में मिलेंगे, ना ही वो ग्राफाइट में मिलेंगे, वो मिलेंगे आपको सिलिकॉन के कोवैलेंटली नेटवर्क सॉलिड स्ट्रक्चर के अंदर में, सभी में मिलते नहीं है। जैसे SiO2 के अंदर वो कंसेप्ट आता है। आई बात समझ में। तो ये क्या रहेंगे तुम्हारे, हार्ड रहेंगे, इनकॉम्प्रेसिबल रहेंगे, हाई मेल्टिंग पॉइंट रहेगा और बॉइलिंग पॉइंट भी रहेगा। क्या रहेंगे, द इलेक्ट्रॉन्स आर लोकलाइज इन कोवैलेंट बॉन्ड्स,
किसी किसी केस में, लेकिन किस में, ग्राफाइट के केस में क्या रहेंगे भैया, डीलोकलाइज रहेंगे इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रिसिटी का क्या रहेगा, अच्छा कंडक्टर रहेगा, बाकी के नहीं है भैया कोई इसमें, ये सॉलिड वगैरह नहीं है, किसके, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के अच्छे कंडक्टर नहीं है, लेकिन इकलौता ग्राफाइट है, एक्सेप्शन भी लिख सकते हो तुम इसमें, कोवैलेंटली बॉन्डेड नेटवर्क सॉलिड का एक ही एक्सेप्शन है, वो कौन है, ग्राफाइट, जो हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, सॉरी इलेक्ट्रिसिटी तो ज्यादा कंडक्ट करता है, हीट का मामला नहीं है वहां पे, किसका मामला है, इलेक्ट्रिसिटी का, इलेक्ट्रिसिटी अच्छे से कंडक्ट करता है, कौन रहेगा, ग्राफाइट, क्या रहेगा, ग्राफाइट। अब देख लेते हैं आइसोमॉर्फिज्म एंड पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है करके, बाद में यहां से पढ़ लेंगे, पहले देख लेते हैं क्या होता है करके, ठीक है ना। तो देखो आइसोमॉर्फिज्म क्या है, आइसोमॉर्फिज्म, तो बताओ पर इसके नाम से क्या पता चल रहा है आपको, आइसो मतलब क्या रहेगा, कांस्टेंट, मॉर्फिज्म मतलब मॉर्फोलॉजी भी बोल सकता हूं मैं, और मॉर्फोलॉजी का मतलब क्या होता है बताओ, आउटर रेफरेंस बोल सकता हूं या अपीयरेंस बोल सकता हूं, बोल सकते हैं ना अपन। तो देखो ऐसे दो सॉलिड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो अलग अलग रहेगा, लेकिन उनका स्ट्रक्चर दोनों का क्या रहेगा, सेम रहेगा। अब स्ट्रक्चर सेम रहने के लिए जरूरी क्या रहेगा, जो भी तुम्हारे एटम की अरेंजमेंट है वो सेम रहना चाहिए। जैसे NaCl और KCl में मान लेता हूं मैं, किसमें मान लेते हैं, NaCl और KCl में। आइसोमॉर्फिज्म का मतलब क्या रहेगा, टू डिफरेंट सॉलिड स्ट्रक्चर हैविंग सेम क्रिस्टल अरेंजमेंट, जिसमें क्रिस्टल अरेंजमेंट क्या आएंगी तुम्हारी, सेम आएंगी, लेकिन दोनों क्रिस्टल क्या रहेंगे तुम्हारे, अलग अलग रहेंगे। तो क्या रहेंगे, टू डिफरेंट क्रिस्टल्स हैविंग सेम क्रिस्टल स्ट्रक्चर, क्या रहेगा, हैविंग सेम क्रिस्टल स्ट्रक्चर। देखो इसका एग्जांपल तुम्हारे बुक में लिख के दिया है, NaNO3 दिया है, KNO3 लिख के दिया है, लेकिन उसमें अरेंजमेंट एग्जैक्टली कहाँ पे होती है वो बता रहा हूं मैं, कहाँ गया, NaCl एंड KCl, देखो NaCl में देखते हैं, NaCl में इसके अंदर क्या रहेगा, Na प्लस रहेगा, क्या रहेगा, Na प्लस एंड Cl माइनस। तो देखो Na प्लस कहां पे रहता है तुम्हारा, Na प्लस रहेगा तुम्हारा ऑल ऑक्टाहेड्रल वॉइड, कहाँ रहेगा, वॉइड में रहेगा, कहाँ रहेगा, ऑल ऑक्टाहेड्रल वॉइड। लेकिन ये जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड बनते हैं ये बनते किस में, FCC में बनते, तो FCC स्ट्रक्चर भी तो बनाना चाहिए ना। तो FCC कौन बनाएगा तुम्हारा, Cl माइनस, Cl माइनस क्या बनाएगा, इट फॉर्म FCC लैटिस। मतलब देखो बरे इसका स्ट्रक्चर इमेजिन करते कैसा बनेगा, तो ये मेरा FCC लैटिस है, एक एग्जांपल में समझ जाओगे आप लोग, ठीक है ना। FCC लैटिस में क्या रहेगा तुम्हारा, मतलब ये जो FCC लैटिस है वो कौन बनाएगा, कंप्लीटली Cl माइनस बनाएगा, कौन बनाएगा, Cl माइनस। तो FCC लैटिस में क्या रहेंगे, कॉर्नर पे Cl, यहाँ पे भी Cl, 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 Cl एंड Cl, साथ ही साथ में फेस के सेंटर पे भी क्या रहेगा, Cl, 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 यहाँ पे बना देता हूँ, नीचे भी Cl और पीछे भी Cl, मतलब क्या आ गया, फेस के सेंटर पे भी Cl है, कॉर्नर पे भी क्या है, Cl है, मतलब जो तुम्हारा FCC लैटिस है वो कौन बना रहा है, Cl माइनस बना रहा है। और ये जो Na प्लस है ये कहाँ पे है, इसके अंदर जितने भी ऑक्टाहेड्रल वॉइड आ रहे हैं सभी जगह कौन बैठा है, Na प्लस बैठा है। तो कुछ ऐसी अरेंजमेंट रहती है किसकी, NaCl की, सेम अरेंजमेंट किसकी आ रही है, KCl की भी आ रही है। मतलब Cl माइनस क्या बनाएगा, पूरी की पूरी FCC लैटिस बनाएगा, और उस FCC लैटिस बनने के बाद में जहां जहां पे ऑक्टाहेड्रल वॉइड आएंगे वहां पे कौन बैठेगा, K प्लस बैठेगा। मतलब जैसा क्रिस्टल स्ट्रक्चर इसका रहेगा वैसा ही इसका भी रहेगा, लेकिन दोनों में फर्क क्या है, दोनों के अंदर में जो एटम है या फिर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो क्या है तुम्हारा, अलग अलग है। आई बात समझ में। तो ऐसे दो स्ट्रक्चर या फिर ऐसे दो सॉलिड जिनका क्रिस्टल स्ट्रक्चर क्या रहेगा, सेम रहेगा, लेकिन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या रहेगा, डिफरेंट रहेगा। तो वही है, इनका सेम क्या आ रहा है, मॉर्फिज्म सेम आ रहा है, मॉर्फोलॉजी क्या आ रही है इनकी, सेम आ रही तुम्हारी, तो इन्हें बोलता हूं मैं आइसोमॉर्फस सॉलिड। क्या बोलते हैं, आइसोमॉर्फस सॉलिड। इन्हें क्या बोलते हैं एग्जाम्पल के तौर पे,
आइसोमॉर्फस सॉलिड। तो देखो पढ़ लेते हैं अभी जो टेक्स्ट बुक में लिख के दिया है। क्या बोला है? टू और मोर सब्सटेंसेस, दो या दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है ना, हैविंग द सेम क्रिस्टल स्ट्रक्चर, क्रिस्टल स्ट्रक्चर क्या रहेगा? सेम रहेगा। आर सेड टू बी आइसोमॉर्फस। इन दिस सब्सटेंसेस द केमिकल कंपोजिशन हैज द सेम एटॉमिक रेशो, मतलब केमिकल कंपोजिशन का एटॉमिक रेशो सेम रहेगा, जो एटम का रेशो रहेगा वो सेम रहेगा। उसमें भी क्या आ रहा है? एक तुम्हारा Na आ रहा है तो एक क्या आ रहा है? Cl आ रहा है, मतलब एक कटायन तो एक ही क्या आ रहा है? अनायन आ रहा है तुम्हारा। सेम उसमें भी क्या हो रहा था? सेम ही हो रहा था। सेम यहाँ पे देखो, एक कटायन है तो एक अनायन है। यहाँ पे भी क्या है? एक कटायन है तो कितना आ रहा है? एक ही अनायन आ रहा है। यहाँ पे क्या आ रहा है? एक कटायन आ रहा है तो एक अनायन आ रहा है, लेकिन अनायन के अंदर में क्या आ रहा है? बरोबर चार एटम आ रहे हैं। यहाँ पे भी एक कटायन आ रहा है तो अनायन के अंदर कितने आ रहा है? बरोबर चार एटम आ रहे हैं। तो एटॉमिक रेशो क्या आ रहा है तुम्हारा? सेम आ रहा है। कुछ अलग आ रहा है क्या? नहीं। तो ये क्या रहेंगे? आइसोमॉर्फस पेयर। लेकिन ये एटॉमिक रेशो से नहीं पहचाना जाता। पहचाना कहाँ से जाता है वो मैंने बताया तुमको। वो है रियलिटी में कि क्रिस्टल स्ट्रक्चर क्या आ रहा है दोनों का? सेम आ रहा है करके, मतलब अरेंजमेंट ऑफ कटायन एंड अनायन जहां पे आ रही थी पहली स्ट्रक्चर में, वैसी कहाँ आ रही? दूसरे के अंदर भी आ रही है। तभी क्या बोलूंगा उस समय? आइसोमॉर्फस बोलूंगा। तो ये दो एग्जांपल याद कर लेना, क्योंकि देखो अरेंजमेंट हमें पता रहेंगी क्या? अरेंजमेंट पता रहेंगी क्या हमें? मेरे हिसाब से नहीं पता रहेंगी। तो ये जो है ये तो एक्सपेरिमेंटल चीजें है ना, ये भी क्या है? एक्सपेरिमेंटल चीज है। तो एग्जाम्पल यही लिखना, अपने मन से कुछ भी नहीं लिख सकते। मैंने मॉलिक्यूलर सॉलिड में बताया था कुछ भी एग्जाम्पल दे सकते हो आप, कोई तकलीफ है क्या उसमें? नहीं। लेकिन यहां पे हम कोई भी एग्जाम्पल नहीं दे सकते। आई बात समझ में? तो ये क्या रहेगा? आइसोमॉर्फिज्म। अब देखते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। क्या देखते हैं? पॉलीमॉर्फिज्म। तो देखो पॉलीमॉर्फिज्म का यही पे है, एक ही है क्रिस्टल स्ट्रक्चर, मतलब क्या है? एक ही मॉलिक्यूल है लेकिन अलग अलग क्रिस्टल स्ट्रक्चर के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है। जैसे SiO2 किस में एग्जिस्ट कर सकता है? अल्फा क्वार्टज में एग्जिस्ट करता है, दूसरा बीटा क्वार्टज में एग्जिस्ट करता है, और तीसरा किस में? क्रिस्टलोबैलेट में एग्जिस्ट करता है। मतलब एक ही मॉलिक्यूल है लेकिन अलग अलग क्रिस्टल अरेंजमेंट शो कर सकता है, और उसी क्रिस्टल अरेंजमेंट को बोलता हूं क्या मैं? पॉलीमॉर्फिज्म। मतलब ये तो पॉलीमर ही बना रहा है ना, एक ही मॉलिक्यूल अलग अलग क्रिस्टल स्ट्रक्चर बना रहा है, तो वही क्या रहेगा तुम्हारा? पॉलीमॉर्फिज्म रहेगा। मतलब एक ही मॉर्फोलॉजी आ रही क्या उसकी? नहीं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एक है लेकिन मॉर्फोलॉजी क्या है? अनेक आ रही है, बहुत सारी आ रही है, ठीक है ना। जस्ट लाइक एलोट्रॉप, सल्फर के कितने रहेंगे? H2S6S8। कार्बन के कितने रहेंगे? डायमंड, फुलरीन, ग्राफाइट। है तो कार्बन ही सब में, लेकिन स्ट्रक्चर क्या आ रहा? अलग अलग आ रहा है। डायमंड में अलग आ रहा है, ग्राफाइट में अलग आ रहा है, फुलरीन में अलग आ रहा है। वैसे सल्फर में रोम्बिक आता है, मोनोक्लिनिक आता है। फॉस्फोरस में व्हाइट, ब्लैक एंड रेड आता है तो P4 ही। फॉस्फोरस में क्या है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो P4 ही है, लेकिन वो कभी व्हाइट आता है, कभी ब्लैक आता है, तो कभी रेड आता है। तो वैसे ही SiO2 में कितने आएंगे? तीन स्ट्रक्चर आएंगे, अल्फा, बीटा एंड क्रिस्टलोबैलेट। क्या रहेगा? अल्फा, बीटा एंड क्रिस्टलोबैलेट। ये याद रखना, तुम्हारे बुक में लिख के दिया, CET में डायरेक्ट पूछ रहा है, ठीक है ना। तो SiO2 क्या रहेगा? बेस्ट एग्जाम्पल रहेंगे। तो मैं पॉलीमॉर्फिज्म को मतलब बोल सकता हूं, जैसी एलोट्रॉपी की प्रॉपर्टी होती है एक एटम के लिए, वैसे ही आयोनिक सॉलिड के लिए हम क्या लिख सकते हैं? पॉलीमॉर्फिज्म लिख सकते हैं। अगर ऑड मैन आउट आउट के लिए आया तुमको, नहीं तो है ना मैच द पेयर। अगर मैं ऐसे लिख रहा हूं, एटम के लिए क्या रहेगा? एटम के लिए क्या लिख सकते हैं अपन? एटम के लिए लिख सकते हैं एलोट्रॉपी, ठीक है ना। तो वैसे ही सॉलिड के लिए क्या लिख सकते हैं? पॉलीमॉर्फिज्म, है कि नहीं है? ऐसा आता है कभी कभी, तो ऐसे इसमें दे सकता है तुमको। आयोनिक सॉलिड के लिए क्या आ जाएगा? पॉलीमॉर्फिज्म आ सकता है। ये एटम के लिए आएगा, कार्बन एटम एलोट्रॉप शो करता है, सल्फर एलोट्रॉप शो करता है, फॉस्फोरस एलोट्रॉप शो करता है, तुम्हारा टीन भी शो करता है, टीन है ना, टीन, टीन भी क्या शो करता है? एलोट्रॉपी शो करता है, ठीक है। जर्मेनियम भी क्या शो करता है? एलोट्रॉपी शो करता है। तो देख लेते इसकी डेफिनेशन अभी क्या बोला इसने। अ सिंगल सब्सटेंस, एक ही सब्सटेंस, ठीक है ना, दैट एग्जिस्ट इन टू और मोर फॉर्म्स ऑफ क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, दो या दो से ज्यादा अलग अलग फॉर्म बनाएगा किसके? क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर के, आर सेड टू बी पॉलीमॉर्फस। और इसी प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं अपन? पॉलीमॉर्फिज्म। क्या बोलते हैं? पॉलीमॉर्फिज्म। फॉर एग्जाम्पल कैल्साइट एंड अरेगोनाइट आर टू फॉर्म्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। ये भी याद रखना, ये पूरी लाइन की लाइन याद रखना एग्जाम्पल की, क्योंकि देखो एग्जाम्पल आएगा तो भैया डायरेक्ट आएगा, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। जो है वो है। अब कोई गधा है तो गधा है, मैं क्या कर सकता हूँ उसमें? कोई हुशार है तो कोई हुशार है, मैं उसमें कुछ कर सकता हूँ? कोई गोरा है तो गोरा है, कोई काला है तो काला है भी, मैं कुछ कर सकता है उसमें? नहीं। तुमको ध्यान रखना पड़ेगा। तो वैसा ही है,
कैल्साइट और क्या रहेगा, अरेगोनाइट। ये क्या रहेंगे, दो फॉर्म रहेंगे किसके, कैल्शियम कार्बोनेट के। तो कैल्शियम कार्बोनेट के कितने आएंगे, दो पॉलीमॉर्फस आएंगे। दूसरा क्या है, अभी बताया मैंने तुमको किसके लिए, सिलिका के लिए, SiO2 के लिए, कितने आएंगे, तीन, अल्फा बीटा और क्रिस्टलोवैलाइट। ठीक है ना। पॉलीमॉर्फिज्म ऑकरिंग इन एलिमेंट इज कॉल्ड एज एलोट्रोपी। मतलब एटम में बोलो या एलिमेंट में हो रही तो उसे क्या बोलूंगा मैं, एलोट्रोपी बोलूंगा। फॉर एग्जाम्पल 3 पॉलीमॉर्फिक एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ कार्बन, डायमंड, ग्राफाइट एंड फुलेरिन। ठीक है। सल्फर के भी कितने आते हैं, दो आते हैं। फास्फोरस के भी कितने आते हैं, तीन। टीन के भी कितने आते हैं, दो आते हैं। व्हाइट टीन एंड रेड टीन कितने आते हैं, दो। एक व्हाइट टीन आती है और एक रेड टीन आती है। सलाम अले आज माइक झाला मना। ठीक है ना। तो समझ में आ गया आइसोमॉर्फिज्म। ये बात ध्यान रखना आइसोमॉर्फिज्म में, ये जो कराया हूं ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ये क्यों लिखा है मैंने, Na+ कहां पे रहेगा, Na+ रहता है ऑक्टाहेड्रल वॉइड पे, लेकिन किसके, FCC लैटिस के। वो लैटिस कौन बनाता है, Cl- बनाता है। तो वैसी अरेंजमेंट किसके लिए आएंगी, KCl के लिए भी आती है। किसके लिए आती है, KCl के लिए। हेलो, हाँ बोलो ना मैडम। तो देखो, यूनिट सेल पढ़ लिए थे ना अपन ने, क्या पढ़ लिए थे, यूनिट सेल। अब देखते थे डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूनिट सेल, कितने कितने टाइप के यूनिट सेल पॉसिबल है 3D में। तो देखते यूनिट सेल इन 3D। तो लिखो ये, यूनिट सेल इन 3D। तो देखो, अगर 3D में मैं यूनिट सेल बना रहा हूं तो इधर ध्यान दो, एग्जाम्पल मान लेते हैं। जस्ट लाइक क्यूबॉइड स्ट्रक्चर बनेगा ना, क्या बनेगा, क्यूबॉइड टाइप स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर बनेगा। तो इसे मान लेता हूं मैं, ये रहेंगी तुम्हारी लेंथ। तो इसे मान लेता हूं मैं ए, इसे मान लेता हूं बी साइड, इसे मान लेता हूं सी साइड। 3D में क्या रहेगा तुम्हारा, क्यूबॉइड हो सकता है, रोम्बॉइड हो सकता है, कोई भी स्ट्रक्चर बन सकता है। ठीक है। तो मैं देख रहा हूं कितने टाइप के यूनिट सेल मैं 3D में बना सकता हूं करके। इसको नहीं तो एक्सिस ले लेते सीधा, ताकि आप भी कंफ्यूज ना हो, मैं भी कंफ्यूज ना हो। तो ये बताओ, ये क्या रहेंगे मेरी एक्स एक्सिस, ऊपर वाली क्या रहेंगे मेरी वाई एक्सिस, और ये क्या रहेंगे मेरी जेड एक्सिस। तो ये ऐसे ही इसमें रहेंगी ना, बना देता हूं पहले। देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, 3D में यूनिट सेल है ना, ऐसे ही रहेंगे ना। तो इसमें क्या रहेंगे 3D में, लेंथ रहेंगी कुछ ना कुछ, ब्रेथ रहेंगी कुछ ना कुछ, और क्या रहेंगी तुम्हारी हाइट भी रहेंगी कुछ ना कुछ। साथ ही साथ में इनके बीच में क्या रहेगा, एंगल भी तो रहेगा कुछ ना कुछ, है कि नहीं है। तो वही बताया मैंने। तो इसे मान लेता हूं मैं, अगर ये ज्यादा बेटर है। हाँ, ये तुम्हारी रहेंगी एक्स एक्सिस, ये रहेंगी आपकी वाई एक्सिस, ये रहेंगी आपकी जेड एक्सिस। अब हमें पता है इन तीनों एक्सिस के बीच में क्या रहेगा, कुछ ना कुछ एंगल भी तो रहेगा। और क्या रहेगा, कुछ ना कुछ एंगल भी तो रहेगा। अगर मैंने एक्स वाई जेड एक्सिस में जो भी लेंथ आ रही उसको अगर चेंज करते गया, और अगर मैं तीनों के बीच का एंगल भी चेंज करते गया, तो अलग अलग यूनिट सेल नहीं बनेंगे क्या। तीनों साइड मैंने सेम रखा, और एंगल भी तीनों के बीच में कितना रखा, 90 डिग्री, तो क्या बन गया, क्यूब बन गया। और क्या बन जाएगा, क्यूब बन जाएगा ना। उसमें तीनों के तीनों साइड क्या आ रही है, सेम। तीनों के बीच में एंगल भी कितना आ रहा है, 90 डिग्री का। तो वो क्या बन जाएगा, 3D में यूनिट सेल बन जाएगा क्यूब वाला। तो ऐसे अलग अलग यूनिट सेल बना सकता हूँ ना मैं। कोई जरूरी है कि क्यूब ही रहेगा करके, नहीं। अब क्या पता, मैंने एक्स मतलब एक्स की लेंथ और जेड की लेंथ सेम रखा, लेकिन वाई को उठा दिया ऊपर, तो क्या हो जाएगा, अलग यूनिट सेल बन जाएगा। अरेंजमेंट क्या आ जाएंगी तुम्हारी, अलग आ जाएंगी। तो देखते हैं कितने टाइप के यूनिट सेल बना सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन दी length, breadth and height, and also the angle present between three axes x y and z axis। तो देखो, जो इनके बीच में एंगल प्रेजेंट रहता है उसे बोलते हैं अपन इंटरफेशियल एंगल। दो फेस के बीच में एंगल रहेगा ना, ये एक फेस और ये नीचे वाला फेस, इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ एंगल आएगा। ये फेस और इस फेस के बीच में भी क्या रहेगा, कुछ ना कुछ एंगल आएगा। फॉर एग्जाम्पल ये एक फेस है तुम्हारा, इसका एंगल निकालोगे आप नीचे वाले फेस से, ऊपर वाले फेस से, बगल वाले फेस से, इधर वाले फेस से। तो वो जो एंगल रहेगा वही क्या रहेगा तुम्हारा इंटरफेशियल एंगल। कितने रहेंगे, तीन टाइप के रहेंगे इसमें। तो देखते हैं कितने कितने रहेंगे।
तो देख लेते हैं, एक रहेगा अल्फा बीटा एंड गामा। तो देखो एक्स के अलोंग जो लेंथ आ रही उसे मैं मान लेता हूं ए, वाई के अलोंग जो लेंथ आ रही उसे मान लेता हूं बी, और जेड के अलोंग जो लेंथ आ रही उसे मान लेता हूं मैं सी। ठीक है ना, तो इधर ध्यान दो। ठीक है ना, तो देखो y और z के बीच में जो एंगल रहेगा, क्या बोल रहा हूं, एंगल बिटवीन y एंड z, क्या रहेगा, एंगल बिटवीन y एंड z, इसे बोलता हूं मैं अल्फा। क्या बोलता हूं, अल्फा। ठीक है ना, जो एंगल रहेगा तुम्हारा एंगल बिटवीन, किस में हो गया, y और z के बीच में एंगल क्या रहेगा तुम्हारा, अल्फा। तो इसको बना लेते हैं, ये रहेगा आपका अल्फा एंगल। क्या रहेगा, अल्फा। अब देख लेते हैं तुम्हारा क्या रहेगा, एंगल बिटवीन x एंड z, एक्स और जेड के बीच में जो एंगल रहेगा उसे बोलूंगा मैं बीटा। क्या बोलूंगा, बीटा। एंगल बिटवीन एक्स एंड जेड, उसे हम क्या बोलेंगे, बीटा। एंड एंगल बिटवीन, अब किस में बचता है, एंगल बिटवीन किस में बचेगा, एक्स और वाई के बीच में, वाई जेड हो गया एक्स जेड हो गया, तो किस में बचेगा, एक्स और वाई के बीच में, एंगल बिटवीन एक्स एंड वाई, इसे हम क्या बोलेंगे, गामा। क्या बोलेंगे, गामा। तो देखो तीन टाइप की क्या रहेंगी, लेंथ रहेंगी ए बी सी, और तीन ही टाइप के क्या रहेंगे तुम्हारे, एंगल रहेंगे इनके बीच में, इसे बोलते हैं इंटरफेशियल एंगल। क्या रहेंगे, इंटरफेशियल एंगल। और ये जो लेंथ रहेंगी इसे क्या बोलेंगे, एज लेंथ। तीन टाइप की क्या रहेंगी, एज लेंथ रहेंगी किसमें, 3D में, क्यूबॉइड में। ठीक है ना, और तीन ही टाइप के क्या रहेंगे तुम्हारे पास में, इंटरफेशियल एंगल। अब इन छह लोगों के, तीन साइड के और तीन एंगल के अलग अलग अरेंजमेंट के कारण कितने बनेंगे, टोटल 14 यूनिट सेल बनते। कितने बनते, 14 यूनिट सेल बनते हैं, और इन्हें बोलता हूं मैं ब्रेविस लैटिस। क्या बोलता हूं, ब्रेविस लैटिस। मतलब अगर मैं तीनों एज लेंथ को अलग अलग रखूं भला, और तीनों अल्फा को भी वैल्यू भी क्या करूं, अलग अलग रखूं, मतलब अलग अलग अरेंजमेंट में रखूं, तो जो मेरे पास में यूनिट सेल बनेंगे उसके टोटल काउंट कितनी आती है, 14। कितनी आती है, 14। और उसे क्या बोलता हूं मैं, ब्रेविस लैटिस बोलता हूं। क्या बोलता हूं, ब्रेविस लैटिस। और ये जो 14 यूनिट सेल है, इनको 7 कॉमन क्रिस्टल सिस्टम के अंदर डिवाइड करा है मैंने। तो 7 क्या आएंगे, क्रिस्टल सिस्टम आएंगी, और टोटल यूनिट सेल कितने आएंगे तुम्हारे, 14। तो लिखो इसको, अभी पूरे 14 बना के दिखाऊंगा, वो पूरे 7 भी बना के दिखाऊंगा, और वो पूरे याद भी करना है तुमको, और यहाँ पे तुम्हारे चैप्टर का सिर्फ 10% बचा रहेगा। तो लिखो इसमें, बेस्ड ऑन ज्योमेट्रिकल कंसिडरेशन, ज्योमेट्रिकल कंसिडरेशन का मतलब क्या रहेगा तुम्हारा, ए बी सी साइड एंड अल्फा बीटा गामा एंगल, इनके आधार पे। ठीक है ना, देयर आर 14 डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूनिट सेल पॉसिबल इन 3D space, and this unit cell is known as Bravais lattice। इसे क्या बोलते हैं अपन, ब्रेवियस लैटिस बोलते हैं। टोटल कितने रहेंगे, 14। कितने रहेंगे, 14। और इन्हीं 14 ब्रेवियस लैटिस को मैंने क्या रखा हूं, 7 क्रिस्टल सिस्टम के अंदर डिवाइड करा है। These 14 Bravais lattice are divided into 7 crystal system। भाव भूत मत झूमे इतने जल्दी, वाह झटका भी लग गया। लाइट गई, पता चला तुमको लाइट गई तो, यस। गर्मी हो रही, नो। ऐसा काहे कर रहा है आज, पढ़ान दे, खत्म करने दे, इतना सच है।
ए बाबू भैया, ऐसे ना करो हमारे साथ। तुम में से किसी ने मंत्र मारे है बेटा, तभी ऐसा हुआ है। कहाँ हो गया बुड़बक? अरे उठ जाओ, बाहर बारिश आ रही है। चलो तुम्हें भी बारिश में भिगा देते हैं। अरे यार क्या लिखो इसके बाद में। दिस 14 ब्रीवियस लैटिस आर डिवाइडेड इनटू 7 क्रिस्टल सिस्टम। असं कसं नाही होत काम। दिस 14 प्रीवियस लैटिस क्या है क्या बरोबर? वी ए आई एस लैटिस डिवाइडेड इनटू 7 क्रिस्टल सिस्टम। इन्हें हम कैसे में डिवाइड करके रखे हैं? 7 क्रिस्टल सिस्टम के अंदर डिवाइड करके रखे हैं। और वो 7 क्रिस्टल सिस्टम को अभी अपन पढ़ेंगे, और देखो कितने मजे से पढ़ेंगे अपन उसे। ठीक है, चलिए आगे। इधर ही बता दूंगा 7 के 7 क्रिस्टल। पहला रहेगा क्यूबिक। क्या रहेगा? क्यूबिक। दूसरा रहेगा टेट्रागोनल। फिर बनाएंगे ऑक्टाहेड्रल। फिर वो उसको लात मारेंगे, फिर उसको बना देंगे रोम्बस। फिर रोम्बोहेड्रल। फिर हेक्सागोनल। फिर मोनोक्लिनिक। फिर ट्राइक्लिनिक। क्लिनिक में भी पहुंचना है तुम्हें आज। कितना टाइम हो गया? अरे 10 मिनट में तो आराम शुरू हो जाता। अरे यार काम तो कर। हो भाऊ आम्हाला माहित आहे, आम्हाला इंग्लिश नाही समजत तेवढी. डेटे माहित आहे आम्हाला. अरे चल रहा है. अरे हाँ हाँ, इसमें इधर कोई दिक्कत नहीं है. उतना भाग छोड़ के पढ़ाएंगे हम. अरे याले काय झालं? ये इसमें भी आज इसमें भी मजे ले लेते, क्या टेंशन है. तू आमचे मजे घे, आम्ही तुझे मजे घेतो भाऊ. तो देखो पहला क्या रहेगा? क्यूबिक. क्या रहेगा? क्यूबिक. ठीक है ना? ठीक है. तो देखो यहां देख लेते एज लेंथ में रिलेशन क्या रहेगा, और यहां देख लेते इंटरफेशियल एंगल. क्या देख लेंगे? इंटरफेशियल एंगल. और पॉसिबल यूनिट सेल इधर क्या रहेंगे? पॉसिबल यूनिट सेल. ठीक है ना? तो देखो ये क्यूबिक आएगा नीचे, यहां देंगे क्रिस्टल अरेंजमेंट. तो देखो क्यूबिक में क्या क्या पॉसिबल है. क्यूबिक है तो क्यूबिक मतलब कैसा रहेगा? कुछ ऐसा ही तो रहेगा मेरे हिसाब से. जाना लिखा. जा भी नहीं रहा जल्दी. तो देखो ये है बच्चों क्यूबिक. क्यूबिक में क्या रहेंगे? तीनों साइड समान रहेंगी, और तीनों एंगल कितने रहेंगे? 90 डिग्री पे रहेंगे. तो तीनों साइड सेम रहेंगी. ए इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू सी, अल्फा इक्वल्स टू बीटा इक्वल्स टू गामा इक्वल्स टू 90 डिग्री. है क्या नहीं है? ये बाद में देखेंगे कितने यूनिट सेल पॉसिबल है. यही क्या रहेगा तुम्हारा? क्यूबिक रहेगा. है. अब मान लेते हैं इसी क्यूबिक में क्या करा मैंने, मेरा मन नहीं माना, तो इसी क्यूबिक में क्या करा मैंने, अब डिफरेंट अरेंजमेंट बनाना था ना मेरे को, कितनी बन सकती है. तो क्यूबिक के कितने हैं? एक फेस, दूसरा फेस, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा. 6 फेस है ना. अब किसी भी एक फेस को आपने खींच लिया, एंगल को चेंज करे क्या? किसी भी एक फेस को खींच लिए. अब इस फेस को आप ऊपर खींचोगे तो क्या होंगे? एक लेंथ बढ़ेगी तुम्हारी, दो लेंथ क्या रहेंगी? सेम रहेंगी. तो कैसा आ जाएगा? कुछ ऐसा आ जाएगा.
ऐसे ही बना लेते हैं ना। थोड़ा सा बरोबर ना बन लो, तुम भी समझू सकता। ठीक है ना। ऐसा ही बनेगा, मतलब क्या हुआ, ये दो जो साइड थी तुम्हारी, ये ऊपर की दोनों की, इन दोनों की एज लेंथ सेम है, ये भी ए है ये भी ए है, तो ये क्या होगी तुम्हारी बी होगी। तो दो एज लेंथ क्या आ रही है सेम, लेकिन एंगल तीनों के तीनों क्या है तुम्हारे अभी भी सेम है। और रहेगा कि नहीं रहेगा, तो इससे बोलते हैं टेट्रागोनल। क्या बोलते हैं, टेट्रागोनल। कहाँ गया, क्या रहेगा, टेट्रागोनल। तो इसमें क्या रहेंगी तुम्हारी, टेट्रागोनल। तो टेट्रागोनल में क्या रहेगा, दो साइड आपकी सेम रहेंगी, और ये इक्वल्स टू नहीं रहेंगे, तीसरे साइड के बराबर नहीं रहेंगे, लेकिन तीनों एंगल क्या रहेंगे, अल्फा बीटा गामा इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 90 डिग्री। तो ये क्या रहेगा, टेट्रागोनल। ये भी तो है ना भैया, 3D स्ट्रक्चर है ना, है कि नहीं है। अब देखो, अभी आपने ऊपर से उठाए थे, इधर से भी खींच लो, किसने मना किया, खींच लो, ऐसे ऊपर खींचे थे, अब इधर से डब्बे को खींच लो थोड़ा सा। अब जैसे इधर से डब्बे को खींचेंगे तो क्या थी, पहले दो एज लेंथ सेम थी तुम्हारी, अब क्या हो जाएंगी, वो भी अलग हो जाएंगी। मतलब देखो ना क्या था, ये दोनों थे, अब उधर से धक्का दे दिया, खींच लिया मैंने उधर से। अब जैसे उधर से खींच लूंगा तो तीनों में एंगल कितना रहेगा, 90 डिग्री का ही रहेगा अभी भी, लेकिन तीनों की लेंथ क्या हो जाएंगी, अलग अलग हो जाएंगी। तो देखो इसको बना के देखते हैं अपन, बनन का बरोबर, बनून पाहू ना। सारा खेल किसका है, चित्रकला का। हाँ, है कि नहीं है। पहले कहाँ से था, ये देखो ना, ये इसको यहाँ जोड़ दिया हो। अरे तुम समझ जाओ, सिर्फ समझने वालों की सारा काफी होता है। ये था ना, पहले ऊपर खींचा, फिर इधर से खींच लिया। तो पहले ऊपर खींचा तो एक एज लेंथ क्या होगी अलग, अब इधर से खींचा तो वो दोनों भी अलग हो गई, और वो दोनों किसके बराबर नहीं रहेंगे, पहले वाले के बराबर रहेंगे क्या, नहीं। लेकिन एंगल को मैंने कोई फर्क पड़ने दिया क्या, अभी तक एंगल को फर्क पड़ा क्या, नहीं। तो क्या रहेंगे, तीनों एंगल कितने रहेंगे, अल्फा इक्वल्स टू बीटा इक्वल्स टू गामा इक्वल्स टू 90 डिग्री। और तीनों लेंथ क्या रहेंगी, ए इज नॉट इक्वल्स टू बी, बी इज नॉट इक्वल्स टू सी, और ये क्या रहेगा, ऑर्थोरोम्बिक। क्या रहेगा ये, ऑर्थोरोम्बिक। ऑर्थोरोम्बिक है क्या, हाँ ऑर्थोरोम्बिक। क्या रहेगा, ऑर्थोरोम्बिक। आई बात समझ में। तो तीन देख लिया अपन ने, क्यूबिक, क्यूबिक में तीनों एंगल क्या रहेंगे 90 डिग्री के, तीनों लेन भी क्या रहेंगे सेम, हल्का सा ऊपर उठाया एक साइड से, टेट्रागोनल, दूसरे साइड से उठाया क्या बन गया, ऑर्थोरोम्बिक। हल्का सा एक साइड से उठाया तो एक एज लेंथ क्या हो जाएंगी अलग, फिर इधर के फेस से उठाया तो दोनों एज लेंथ क्या हो जाएंगे अलग, मतलब तीनों एज लेंथ क्या रहेंगे, अलग रहेंगे। आई बात समझ में, आगे बात समझ में, आई बात समझ में। तो ये हो गया ऑर्थोरोम्बिक। अब इसके बाद देखते हैं रोम्बोहाइड्रल, अब लात मारेंगे। जस्ट इमेजिन, इमेजिन करने से, अरे हम ये पूरा याद करना पड़ता है, नहीं तो कैसे बताएं वो, क्या बोलते हैं स्टेटमेंट बना बना के। अब स्टेटमेंट बनाना अपने से होता नहीं भैया, तो हम इस तरीके से समझाते हैं कि पहले क्यूब लेंगे हम, उसको ऊपर खींचेंगे, फिर बगल से खींचेंगे, ऊपर खींचे तो टेट्रागोनल, बगल से खींचे तो क्या हो जाएगा, ऑर्थोरोम्बिक। है बात बरोबर। अब इसी क्यूब को क्या करते, ऊपर से लात मारते हैं, ऐसी ऐसी लात मार देते ऊपर से, यहाँ से चिंटू ने यहाँ से लात मार दिया, तो जैसे ही लात मारेगा तो ऊपर का फेस क्या हो जाएगा, थोड़ा सा सरक जाएगा, फिर इधर से भी लात मार देंगे, मोनोक्लिनिक, और तीनों तरफ से लात मार दोगे तो ट्राई क्लिनिक। अभी समझेगा स्ट्रक्चर, अभी बना नहीं है पूरा। आई बात समझ में। तो देखते हैं, अब किस में देखते हैं, रोम्बोहाइड्रल। क्या देखते हैं, तो देखो कुछ नहीं करना है, क्या लेना है, क्यूबिक लेना है, क्यूबिक, क्यूबिक है ना। क्यूबिक के किसी भी एक फेस को लात मार दो, फॉर एग्जांपल ये अपना ऊपर का, मैं ऊपर से किसी को भेज रहा हूँ, तो वहां से पूरा लात मारो। अब जैसे ही लात मारोगे तो क्या होगा, ये हल्का सा इधर में आ जाएगा, हल्का सा इधर में आएगा तो लेंथ तो चेंज नहीं हुई भैया, लेकिन एंगल तो चेंज हो गया ना। एंगल क्या हो गया तुम्हारा, चेंज हो गया, और एंगल भी कौन था, सिर्फ एक ही चेंज हुआ ना, बाकी चेंज हुए क्या तुम्हारे, नहीं। तो कैसी कहानी हो जाएंगी, हट ना बापू, हटूने ना रहेला।
तो देखो कैसा रहेगा। अब ये बनाना होता नहीं मेरे से, तकलीफ जाती थोड़ी सी। कैसे बनेगा? ये है, इसको हल्का सा लात मार दिए। तो लात मार दिए तो ये कहाँ, अरे ये कहाँ चले जाएगा, इधर में। अरे इसको इसको देखो कैसे बनाता हूँ मैं अभी। है, ये भी कहाँ हो जाएगा, हल्का सा इधर में चले जाएगा। सीधा सीधा गायब। दिस डंडा गायब। दिस डंडा इज ऑल्सो गायब। और ये डंडा भी क्या हो गया, गायब। तो कैसे जुड़ जाएंगे ये ऐसे जुड़ जाएंगे। हाँ, है क्या नहीं ये। बस तुमने ऊपर से लात मारे तो एंगल चेंज हो जाएगा, साइड तो वही रहेंगी ना। तो तीनों एज लेंथ क्या रहेंगी, सेम रहेंगी। तो इसमें तीनों एज लेंथ क्या रहेंगी, ए इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू सी। लेकिन ये जो एंगल 90 डिग्री पे था ये हल्का सा कम हो गया, हल्का सा कम हुआ ना। तो क्या हो जाएगा, अल्फा आ जाएगा भैया बीटा के बराबर, लेकिन ये नहीं आएगा गामा के बराबर। और ये इक्वल्स टू नहीं रहेगा 90 डिग्री। समझे क्या? अल्फा इक्वल्स टू बीटा, बट बीटा इज नॉट इक्वल्स टू गामा। और गामा किसके बराबर नहीं है, 90 डिग्री के बराबर नहीं है, उससे छोटा है। ठीक है ना। तो ये आ जाएगा, क्या हो गया, रोम्बोहेड्रल। तो चार बन गए। पांचवा क्या रहेगा, हेक्सागोनल। पांचवा क्या रहेगा, हेक्सागोनल। तो हेक्सागोनल कैसा रहता, बना के देखे थे अपन ने। अरे बाबू भैया बनाए नहीं थे क्या अपन ने, कैसे रे तुम भूल जाते हो। सर आम्हाला खाच्या आठवणीत राहते, बाकीच्या गोष्टी जर तुम्ही म्हणाल तर आमच्याने काहीच ते जमत नाही। ठीक है ना। तो ये रहेगा, तो देखो इसके अंदर क्या रहेंगे मेरे को पता है, ये अगर ए है तो ये भी ए रहेगा, और ये क्या रहेंगे, बी। हो गए, दो एज लेंथ क्या रहेंगी, सेम। दो एज लेंथ क्या रहेंगी, सेम, एक रहेंगी अलग। अब एंगल देख लेते हैं, इनमें एंगल कितना रहेगा, 90 डिग्री का आ रहा है एक। इन दोनों में कितना रहेगा, 120 का। तो देखो ए में कितना आ रहा है, 120 का आ रहा है। इस ए का बी के साथ में 90, इस ए का बी के साथ में 90। तो दो कितने रहेंगे 90 के, एक कितना रहेगा 120 का। तो मैं इसमें बोल सकता हूँ ए इक्वल्स टू बी बस नॉट इक्वल्स टू सी। दो सेम रहेंगे लेकिन किसके बराबर नहीं रहेगा, तीसरे के बराबर नहीं। अरे ठीक आहे ना, मी समजलो ना, इकडे घेतो भाऊ। है बात बरोबर। और एंगल क्या रहेंगे, ये एंगल रहेंगे 120 का, दो कितने रहेंगे 90 के। तो मैं लिख सकता हूँ अल्फा इक्वल्स टू बीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री एंड गामा इक्वल्स टू 120 डिग्री। है बरोबर। तो ये है हेक्सागोनल। क्या है, हेक्सागोनल। ये क्या था, रोम्बोहेड्रल। अब देखते हैं मोनोक्लिनिक एंड देखते हैं ट्राइक्लिनिक। है है। अब देखो मोनोक्लिनिक ट्राइक्लिनिक में कैसे करना पड़ता है। ये रोम्बोहेड्रल बन गया था ना, इसी को ऊपर उठाओ, नहीं इसको फिर बाजू से उठाओ। इसको ऊपर उठाओगे तो मोनोक्लिनिक बन जाएगा, इसको बाजू से करोगे तो क्या बन जाएगा तुम्हारा, ट्राइक्लिनिक। और उठाने के बाद लात भी मारना है। आई बात समझ में। तो देखो रिवाइज करा दे रहा हूं। पहले क्या देखे अपन ने, पहले देखे क्यूबिक। क्यूबिक में क्या करे अपन ने, क्यूबिक में क्या करे, तीनों एंगल सेम थे, 90 डिग्री के थे, और तीनों साइड भी सेम थी। फिर हल्का सा ऊपर उठाया, क्या बन गया, टेट्रागोनल। तो एंगल सेम थे, ऊपर उठाया ना मैंने, तो लेंथ चेंज होंगी। एक लेंथ अलग आएंगी, दो लेंथ क्या रहेंगी, सेम। फिर से इधर से उठा लिया, तो क्या बन गया तुम्हारा, फिर टेट्रागोनल के बाद में क्या बन गया, ऑर्थोरोम्बिक। ऑर्थोरोम्बिक में तीनों साइड क्या आ जाएंगी, अलग अलग। एंगल कितने रहेंगे, 90 डिग्री पे। फिर क्या देखे अपन ने, रोम्बोहाइड्रल। रोम्बोहाइड्रल किससे बन रहा था, क्यूबिक से। क्यूबिक को लात मार दो ऊपर से, एक फेस पे लात मार दो। जैसे ही लात मारोगे तो एक एंगल तुम्हारा चेंज होगा, सिर्फ दो एंगल क्या रहेंगे, एज इट इज रहेंगे। और साइड भी क्या रहेंगे, एज इट इज रहेंगे। फिर क्या देखे, हेक्सागोनल। हेक्सागोनल अपन ने पहले ही देखे थे, एक एंगल रहेगा 120 का, दो एंगल कितने रहेंगे 90 के रहेंगे तुम्हारे। और जो साइड रहेंगी हेक्सागोनल की, दोनों साइड क्या रहेंगी, सेम। ऊपर वाली साइड क्या रहेंगी, अलग रहेंगी। मतलब दो साइड सेम रहेंगी, एक साइड तुम्हारी अलग रहेंगी। अब देखते हैं मोनोक्लिनिक एंड ट्राइक्लिनिक।
तो कल देख लेंगे, नहीं तो अब तुम्हारी हालत कुछ ज्यादा ही गंभीर दिख रही है मेरे को। इसमें बता भी दूंगा, ये क्यूबिक में चार आते हैं, 4 यूनिट सेल आते हैं क्यूबिक में। टेट्रागोनल में भी 3 आते हैं, ऑर्थोरोम्बिक में 2 आते हैं, ऐसे टोटल 14 हो जाते हैं फिर वो।